नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। किडनी और डायलिसिस ये दो ऐसे शब्द हैं जिसका नाम सुनते ही ज्यादातर लोग डर जाते हैं। अगर किसी के घर में ये डायग्नोसिस हो जाता है कि उसके किसी अपने को किडनी से जुड़ी हुई समस्या है और उसे डायलिसिस के प्रोसेस में जाना है, तो ज्यादातर लोग चिंतित हो जाते हैं और तरह तरह के जो मिथ होते हैं, तरह तरह की जो बातें होती हैं वो लोगों को की ओर से बताई जाती हैं, जिसकी वजह से लोग मानसिक रूप से तो परेशान होते ही होते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी इसकी वजह से काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। तो आज हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम उन सभी मिथ को तोड़ेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, क्या जरूरी कदम आपको उठाना चाहिए अगर आप या फिर आपका कोई अपना इस समस्या से जूझ रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहिल बगई, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं और हेड है नेफ्रोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट मेडिसिन, फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहिल आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि डायलिसिस पर रहने वाले रोगियों की देखभाल में पोषण यानी कि जो न्यूट्रिशन होता है, इसको कितना महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाए और आखिर क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है? मैम, जैसे आप जानते हैं कि भारत में डायबिटीज और मेटाबॉलिक डिजीजेस का जो नंबर है दिन प्रतिदिन बहुत ही स्पीड से बढ़ता जा रहा है। आज से 20 साल पहले जब हम अपने क्लिनिक्स में मरीज देखते थे तो 50 साल से ऊपर के मरीजों में मोटापा देखते थे, बट आजकल हम 20, 25, 30 साल के लोगों में मोटापा देखना शुरू कर दिया है। और फलस्वरूप इसी का कि डायबिटीज और बाकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम और उनके कॉम्प्लिकेशंस भी आज हमें 20-30 ईयर्स में देखने को मिल जाते हैं। मैम, तो अगर हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन या पोषण कितना जरूरी है, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि न्यूट्रिशन या पोषण का बहुत ही मौलिक वैल्यू है। एंड हमारे पेशेंट्स को जब पता चलता है कि उन्हें किडनी का प्रॉब्लम हो गया है तो बहुत सारे मन में डर, बहुत सारे विचार ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं जिससे मरीज खुद ही अपने आप ही बहुत सारी चीजों का रिस्ट्रिक्शन कर लेते हैं डाइट में। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन उनकी डाइट से मिस हो जाते हैं। हमारे जितने भी डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं वो न्यूट्रिशनली मिसगाइडेड रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और इसी करके वो कुछ डाइट रिस्ट्रिक्शंस वो लगा लेते हैं, कुछ उनकी बॉडी में सूजन रहती है बीमारी के चलते हुए, तो इस सब के करके उनका कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है। और जो पेशेंट अपने न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रख पाते उनको अधिकतर ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है, उनमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि डायलिसिस के रोगियों में प्रोटीन के स्तर क्या होता है और ये चिंता का विषय आखिर क्यों बन जाता है? डायलिसिस, जैसे आप सब समझते हैं कि डायलिसिस एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है। जो आपका किडनी एक फिल्टर की तरह आपके शरीर में काम कर रहा था, अगर आपका फिल्टर खुद काम नहीं कर पाता तो डायलिसिस उसको एक रिलेटिवली आर्टिफिशियल फिल्टर या आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, जिससे आपका खून टॉक्सिन से, जिनको हम यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस के नाम से हम इन पदार्थों को जानते हैं, इनको फिल्टर करता है और साफ ब्लड आपके खून में वापस आ जाता है। हम सभी जानते हैं देयर इज नो गेन विदाउट पेन। तो अगर आपको डायलिसिस इतना कुछ अच्छा प्रोवाइड कर रहा है तो कुछ खामियां भी वो डायलिसिस अपने साथ लेके आता है। तो उस एक खामी में जो खामी है वो है कि उससे प्रोटीन लॉस होता है। तो हर डायलिसिस में कुछ अमीनो एसिड जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं, कुछ प्रोटीन जो जरूरी होते हैं, उनका वॉश आउट हो जाता है। तो हर डायलिसिस में करीबन 10 से 12 ग्राम प्रोटीन आपका बॉडी से डायलिसिस के माध्यम से निकल जाता है। तो जो पेशेंट्स पहले से डरे हुए हैं, जो भयभीत हैं, जो अपने खाने को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जिनका मानना ऐसा है कि किडनी और तेजी से खराब हो जाएगा जी, तो प्लस आप अगर जब डायलिसिस पे आ जाते हैं तो हम डायलिसिस के मरीज को हमेशा कहते हैं कि जो आप पहला खाना खाते थे आज से डायलिसिस होने से पहले, तो आपको एक आर्थिक रूप से चेंज करना पड़ेगा। आपको एक सब्सटैंशियल व्यू पॉइंट चेंज करना पड़ेगा अपने डाइट का। बट बहुत सारे पेशेंट्स इंडिया में अपने प्रीवियस डाइट प्लान्स पे होते हैं पर वो डायलिसिस पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो एडिशनल प्रोटीन लॉस डायलिसिस में होता है उसका भरपूर मात्रा में पोषण हम लेते नहीं है, तो टोटल डेफिशिएंसी बॉडी में प्रोटीन की और बढ़ जाती है पिछले टाइम के से भी ज्यादा। इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म है डॉक्टर साहिल, MIA सिंड्रोम। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये सिंड्रोम क्या होता है और डायलिसिस देखभाल में ये क्यों मायने रखता है? MIA सिंड्रोम में 3 व्यंजन है, M, I और A। तो M व्यंजन जो है वो माल न्यूट्रिशन या कुपोषण के लिए खड़ा होता है। I होता है इन्फ्लेमेशन या सूजन,
और ए मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब आपकी धमनियों का सख्त होना, या जिसको हम कहते हैं कि आपके ब्लड वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस या कोलेस्ट्रॉल जैसे पदार्थों का जमा होना। ऐसा रहता है कि जब भी आपका जो भी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे डायलिसिस होते हैं, इन ऐसे डिसऑर्डर्स में एक इन्फ्लेमेशन का स्टेट हमेशा आपकी बॉडी में रहता है। हमारे जब पेशेंट्स पुअर प्रोटीन लेते हैं, उनकी इम्यूनिटी पुअर होती है, तो वो किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए और वीक हो जाते हैं। तो जब वीक इंडिविजुअल को आप कोई इन्फेक्शन आता है तो उनके बॉडी में इन्फ्लेमेशन और नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन से बीमार होने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण से आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा सूजन होगी। एक्स्ट्रा सूजन होने से एक टर्म होता है कि आपके वेसल्स का एक्सेलरेटेड डैमेज होगा, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस। ये एक त्रिकोण है जहां पे आप एक पैदान पे अगर फिसलते हैं तो दूसरा और तीसरा आपको उसके साथ कंबाइंड आपको 1+1+1 के साथ मिलेगा। और जब ऐसे तीनों चीजें आपको त्रिकोण में मिल जाती हैं तो आपका मोर्टेलिटी, जिसको हम बोलते हैं कि पेशेंट की बीमारी उसको बीमार भी ज्यादा रखेगी और उसके मरने की संभावना भी नॉर्मल पेशेंट या नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल से ज्यादा हो जाएगी। डॉक्टर साहिल, एक डायलिसिस रोगी के लिहाज से अगर हम बात करें तो उसे मूल रूप से कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना इंटेक उसके लिए जरूरी है? एक नॉर्मल व्यक्ति, अगर मैं आपको या अपने आप को या जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं हम उनको नॉर्मल मानेंगे, तो एक नॉर्मल व्यक्ति को करीबन 1 ग्राम पर किलोग्राम अपना प्रोटीन का आहार डाइट से लेना चाहिए। जब आप डायलिसिस पे होते हैं, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात किया कि एडिशनल प्रोटीन लॉस होगा आपका हर डायलिसिस पे, तो उसको अकाउंट करते हुए हम सभी को ये गुजारिश करते हैं कि आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो 1.2 ग्राम पर केजी होना चाहिए। पर केजी का मतलब होता है आपका आइडियल बॉडी वेट की हम बात करते हैं, नॉट एक्चुअल बॉडी वेट। और अगर कोई पेशेंट है जो बहुत लेट हो गया था डायलिसिस कराने में, जो बहुत बीमार था, जिसको बहुत सिवियर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, जो कुपोषण के लक्षण बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हम 1.5 ग्राम पर केजी प्रोटीन के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि प्रोटीन के इन लक्षणों की अगर हम बात करें तो पूरा करने में ये जो हमारे जो टारगेट हैं, रोगियों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही किसी भी व्यक्ति को अपने परिवारजन में किडनी की बीमारी का पता चलता है तो सभी एक फियर फैक्टर फैमिली में आ जाता है कि इनको किडनी बीमारी हो गया। और हमारे कंट्री में ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट मिथ है कि जैसे ही किसी को किडनी बीमारी का पता चलता है तुरंत उसके घर में एडिशनली 4-5 डॉक्टर क्रिएट हो जाएंगे जो कि उसको प्रोटीन खाने से मना कर देंगे। बिल्कुल। और जैसे आप सभी जानते हैं, जितनी मुंह उतनी बातें। जितने लोगों को आप किडनी बीमारी बताएंगे उतना डर आपके मन में बिठाया जाएगा, उतना आपको अच्छी डाइट से वंचित रखा जाएगा। जितना आप फियरफुल रहेंगे उतना आपका डाइट खराब होगा, जितना आपका कुपोषण होगा उतना आपका इन्फ्लेमेशन होगा, जितना इन्फ्लेमेशन होगा उतना जल्दी आप बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। सबसे पहली चीज आपको अपने मन से फियर फैक्टर निकालना होगा। आपको सही मायने में डाइट के बारे में पता करना होगा, जिसके लिए बेस्ट पॉसिबल कॉन्टैक्ट पर्सन रहेगा आपका नेफ्रोलॉजिस्ट, जो आपको ठीक तरीके से ठीक मायनों में गाइड करेगा। दूसरा होगा कि आपको, जैसे पहले बात हुआ कि आपको पौष्टिक आहार, जो हम हर बार बात करते हैं कि हर डाइट में पौष्टिक आहार होना चाहिए, तो किडनी पेशेंट को लिमिटेशंस के में रहते हुए पौष्टिक आहार की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप पौष्टिक आहार लेते हैं, सारा कुछ डाइट में जो एसेंशियली लेना चाहिए वो लेते हैं और टारगेट लेवल्स पे प्रोटीन लेते हैं, तो ऐसा हर नेफ्रोलॉजिस्ट मानता है कि उसका पेशेंट अपने यूनिट में बेस्ट दिखेगा और उनके चांसेस बेस्ट सर्वाइवल होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिन कमियों का आप जिक्र कर रहे हैं, इन कमियों को दूर करने के लिए एक टर्म होता है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। अब मैं इस थेरेपी के बारे में आपसे समझना चाहूंगी कि थेरेपी कहाँ फिट बैठती है? मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी एक काफी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो हमारे रीनल पेशेंट्स को समझना होगा। अक्सर बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, जैसे हम जितने भी नेफ्रोलॉजिस्ट विश्व भर में होंगे, हम सारे पोटेशियम लेवल से बहुत डरते हैं, क्योंकि पोटेशियम लेवल हार्ट की गति को धीरे कर सकता है और इसका मुख्य रूट बॉडी से निकलने का किडनी होता है। जो डायलिसिस के पेशेंट है जिनका यूरिन कम हो चुका है, उनका पोटेशियम लेवल काफी हायर स्तर पे आपको नॉर्मली मिल सकता है, जो कि आपके हृदय के लिए हानिकारक हो सकता है। हम अक्सर हमारे हर पेशेंट को लो पोटेशियम डाइट एडवोकेट करते हैं, बट जब वो हमसे हाई प्रोटीन की बात करते हैं और हम उन्हें डाइट में प्रोटीन बताते हैं तो हर चीज पोटेशियम और फास्फोरस के साथ आती है।
जैसे मैंने बताया कि एवरी गेन विल हैव सम पेन्स, सो अगर आप कुछ अच्छाई की बात करते हैं तो उसके साथ कुछ उनका नेगेटिव्स भी आपको अपनाने पड़ते हैं। बट इसी कंसेप्ट को ओवरकम करने के लिए, इसी खामियों को ओवरकम करने के लिए मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी होती है, जिनमें पौष्टिक आहार कमर्शियली प्रिपेयर होते हैं, जिनमें इस बात का खास ख्याल रखा हुआ है कि जो खाने के अच्छे पदार्थ हैं, जिनका पॉजिटिव थिंग्स है, उनको फॉरवर्ड लिया जाए, और जो नेगेटिव थिंग्स हैं, जैसे कि किसी का फॉस्फोरस ज्यादा था या किसी का पोटेशियम ज्यादा था, उनको पीछे छोड़ दिया जाए। तो ये एक पौष्टिक आहार की तरह आप पेशेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं, ये मानते हुए कि ये एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस नहीं पोज करेगा किसी भी पेशेंट के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहिल, क्या प्रोटीन के सेवन को अनुकूलित करने से सूजन कम करने और इसके रिजल्ट्स में सुधार करने में भी मदद मिल सकती है? बिल्कुल मैम। सो जैसे बात हुआ कि जो भी हम बात कर रहे हैं ये एक चक्रव्यूह की तरह है, जिसका शुरुआत लो कैलोरी लो प्रोटीन डाइट से होता है। अगर आप किसी भी बीमारी में कमजोर जाएंगे तो वो बीमारी आपको और कमजोर बना देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप अपने खाने अगर आप अपने पोषण का ख्याल रखते हैं, अगर आप निर्धारित टारगेट लेवल्स को ध्यान में रखते हुए खाना खाते हैं, अगर आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट या अपने रीनल फिजिशियन से या नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करके अपना डाइट प्लान बनाते हैं, तो यकीनन आपका रिजल्ट आपके कॉरेस्पॉन्डिंग पेशेंट से या आपके पिछले टाइम से आपको बेटर मिलेगा। सो एक बार आपको अपने आप को मनाना पड़ेगा कि आपको अपनी डाइट चेंज करना है अगर आप डायलिसिस पे आ गए हैं। जैसे ही आप इस फियर फैक्टर को ओवरकम कर लेंगे, 50% तो शुरुआत आपके जीत की वहीं से हो जाती है। बाकी 50% जीत आपकी तभी होती है जब आप अपने आप को उस ढांचे में ढाल लेते हैं और उस हिसाब से प्रोटीन या उस हिसाब से आप कैलोरी इनटेक लेते हैं, जिस हिसाब से आप इस डिजीज को सस्टेन और फाइट कर सकें। मरीजों को उनके डेली प्रोटीन के टारगेट को प्राप्त करने के लिए आप कुछ व्यवहारिक रणनीतियां अपनी तरफ से सुझाव क्या देना चाहेंगे? अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पे है जो कि बिल्कुल शाकाहारी है, तो शाकाहारी खाने में इतना प्रोटीन नहीं होता कि हम उन्हें सिर्फ ये बोलें कि आप सिर्फ शाकाहारी खाने से अपना प्रोटीन का पोषण पूरा कर पाएंगे। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ओवर द काउंटर रीनल स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स, जैसे जो प्रोटीन पाउडर्स आते हैं, कुछ प्रोटीन बिस्किट्स आते हैं, ये सब हम उनकी डाइट में इनकलकेट करते हैं ताकि जो टारगेट लेवल्स हैं उसको वो मीट अप कर सके। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है और वो मानता है कि मैं अपना प्रोटीन का पोर्शन अपनी डाइट से खुद अचीव कर पाऊंगा, तो हम उसको सबसे अच्छा मानते हैं कि अगर आप अपनी डाइट से प्रोटीन ले पाएंगे तो उससे बेटर कुछ नहीं होता। बट ऐसा मानने में और ऐसा होने में डिफरेंस होता है। तो अगर कोई पेशेंट ये मानता है कि मैं अपनी डाइट से ही अपना प्रोटीन लेवल पूरा कर लूंगा, तो आपको ये क्वांटिफाई करना पड़ेगा, आपको ये अपने न्यूट्रिशनिस्ट या अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके लेवल्स मीट आउट हो रहे हैं तो आपको रीनल स्पेसिफिक न्यूट्रिशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। इन केस आपको लगता है कि हम डाइट तो अच्छी ले पाते हैं बट हमारा पोटेशियम, हमारा फॉस्फोरस हमें तंग करने लग जाता है, तो आपको फिर से अपनी डाइट को मैनेज करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जहां पे फिर से रीनल स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स का रोल आएगा। डॉक्टर साहब, जब हमने डायलिसिस की बात की, किडनी पर इतना जोर दिया है, तो अब मैं इसकी शुरुआत पर ही जाना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि एक हेल्दी किडनी के बाद जब इंसान डायलिसिस में जाता है तो कितना बड़ा लाइफस्टाइल चेंज उसकी लाइफ में आता है? बहुत सारे पेशेंट्स, या मैं ऐसा बोलूंगा कि एक किसी भी लेमैन को डायलिसिस शब्द अगर बोला जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी फियर फैक्टर नहीं होगा। इनफैक्ट अगर हम किसी मेडिकल साइंस में भी किसी और स्पेशलिस्ट से डायलिसिस की बात करेंगे तो एक अनमैच्ड एप्रीहेंशन, एक अनमैच्ड एंजाइटी, एक अनमैच्ड फियर डायलिसिस वर्ड अपने साथ लेके आता है। तो मैं सभी पेशेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपका किडनी का बीमारी आपको पता चलता है तो आप उसी किडनी का बीमारी अग्रसर चलने वाला बीमारी है, इट्स अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। आप किसी टाइम पे भी ऐसा नहीं बोल सकते कि आपका एज बढ़ेगा तो आपका किडनी का एज कम हो जाएगा, तो ये हैंड इन हैंड चलेंगे। तो अगर किसी पेशेंट को भी किडनी का प्रॉब्लम पता है, किसी को भी डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और वो नॉर्मली अपने टेस्ट नहीं कराते हैं, तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपने रूटीनली टेस्ट कराइए, अपने डॉक्टर से मिलिए ताकि आप किडनी की बीमारी को जल्दी आइडेंटिफाई कर सकें। अगर आप बीमारी को अर्ली फेजेस में आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप इसका स्लोप को डिक्रीज करते हैं। स्लोप को डिक्रीज करने का मतलब है कि डायलिसिस पे आना जितना दूर कर पाएंगे उतना आपके परिवार के लिए बेटर रहेगा। ये तभी स्लोप धीरे हो सकता है कि अगर आप रेगुलरली टेस्टिंग कराएं और अपने फिजिशियन या अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें अगर आपको किडनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ। इन केस जी, और अगर सर बीमारी हुई और आप डायलिसिस पे आ गए
तो आज से 2 दशक पहले ये माना जाता था कि डायलिसिस मुश्किल से किसी को 1 साल 2 साल 3 साल की जिंदगी प्रदान करेगा। आज इंडिया में डायलिसिस बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेंटर्स के मुकाबले का है। आज हम इंडिया में 15 साल 20 साल 25 साल भी एक आम आदमी को डायलिसिस पे जीवित देखते हैं। तो हम अपने हर पेशेंट को काउंसिल करते हुए यही बताते हैं कि इसको आप बोझ मत समझिए, इसको आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के तौर पे देखिए। 168 घंटे के हफ्ते में 8 घंटे से 12 घंटे अगर आप डायलिसिस को देंगे तो आपका पूरा हफ्ता पूर्ण रूप से निकलेगा, कॉम्प्लिकेशंस रहित निकलेगा। तो डायलिसिस को सिर्फ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के तौर पे अपनाइए, उसको बोझ मत समझिए। और जो आपका नेफ्रोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि ट्वाइस अ वीक होना चाहिए, थ्राइस अ वीक होना चाहिए, अपने मान्य होते हैं, तो उन चीजों का मान रखते हुए आप डायलिसिस का फ्रीक्वेंसी डिसाइड करिए। डॉक्टर साहिल, ये भी आपसे समझना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि कैसे लोग और कैसे सिम्टम्स जो लोग किडनी डिजीज के प्रोन होते हैं, क्या ऐसा भी कुछ होता है कि पहले से ही निश्चित होता है कि ये लोग इन्हें किडनी डिजीज आगे जाकर हो सकता है? तो देखिए, ये बहुत ही अनिवार्य और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मासेस के लिए कि आपको कैसे किडनी का बीमारी पता चलेगा, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप एट रिस्क हो सकते हैं। क्योंकि एक बार किडनी का बीमारी हो जाए, जैसे मैंने कहा, ये अग्रसर बीमारी है, इसको आप पीछे लेके नहीं जा सकते अधिकतर केसेस में। सो इसमें अगर आप एट रिस्क पॉपुलेशन का मतलब है कि अगर आपका जन्म 9वें महीने से पहले हुआ था तो आपके किडनी के नेफ्रॉन्स का नंबर कम होता है, तो हो सकता है आप रिस्क में हो। ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा, बट अगर कोई शिशु 7वें 8वें महीने में हुआ तो चांसेस होते हैं कि उनको किडनी का प्रॉब्लम आगे लाइफ में हो सकता है। सेकेंड, अगर किसी के माता पिता डायबिटिक हैं तो 46% चांस रहेगा कि वो बच्चा भी डायबिटिक हो सकता है। तो अगर आप ये जानते हैं कि आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप डायबिटिक हो सकते हैं और आप डायबिटीज से उत्पन्न होने वाली सारी बीमारियों के प्रे हो सकते हैं। सो अगर आपके माता पिता डायबिटिक हैं तो ध्यान रखिए कि आप अपने वजन पे कंट्रोल रखिए, जंक फूड से दूर रहिए, पोषण आहार लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, जो कि पॉसिबली हम इंडियंस के शेड्यूल में एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस होता नहीं है। तीसरी चीज होता है कि हाइड्रेशन का बहुत वैल्यू है अगर आपको अपनी किडनी अच्छी रखनी है। बहुत सारे पेशेंट्स को जब किडनी का बीमारी हो जाता है तब वो इस धारणा में रहते हैं कि हम बहुत पानी पिएंगे तो हमारा किडनी वापस से ठीक हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल इंडिविजुअल या हेल्दी इंडिविजुअल जिसका किडनी किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं है, हम उनको अनुरोध करेंगे कि आप पानी अच्छे से अच्छी तरह पीजिए ताकि कोई पथरी का बीमारी ना हो पाए और आपका किडनी का हाइड्रेशन अच्छा रहे। बट एक बार आप किसी किडनी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं तो जो कॉमन एक मिथ है कि बहुत पानी पीने से हमारा किडनी अच्छा रहेगा, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स भी इस धारणा में बहुत दिनों तक रहते हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि अगर आपको किडनी प्रॉब्लम हो जाती है तो पानी का लेवल आप अपने डॉक्टर से पूछ के निर्धारित करेंगे और इस बात पे नहीं रहेंगे कि आप बहुत पानी पिएंगे तो ये डिजीज रिवर्स हो जाएगा। सो अगर हम इस बात को नैरो डाउन करें या बॉटम लाइन या टेक होम मैसेज लेके जाएं, तो अगर किसी परिवार में एट रिस्क इंडिविजुअल है तो आपको 6 मंथली या एनुअली टेस्ट जरूर कराना चाहिए। आज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो 40 साल में बीमारियां होती थी अब इंडिया में 20 साल में बीमारी हो रही है, तो 25 साल 30 साल के भी किसी हेल्दी इंडिविजुअल को अपना एनुअल टेस्टिंग जरूर कराना चाहिए। शुरुआत में किडनी का कोई बीमारी कोई भी होगा तो वो सिर्फ 2 मुख्य लक्षण से आएगा, या तो आपको प्रोटीन में बढ़ता हुआ झाग दिखेगा या आपको अनफॉर्चुनेटली आपके लैब टेस्ट में किडनी का रिपोर्ट जिसको हम KFT कहते हैं उसमें आपको कुछ एरर्स दिखेंगे जो आपके वैल्यूज बढ़े हुए हैं। किडनी का बीमारी शुरुआत में बिना लक्षण के आता है। जब किडनी का बीमारी अच्छे से शरीर को ग्रस्त कर लेता है तभी इसके सिम्टम आते हैं। दुर्भाग्यवश सिम्टम्स में बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। ये कोई हार्ट अटैक की तरह नहीं है कि किडनी अटैक होगा, किडनी पेन होगा और आपको पता चल जाएगा। इसके नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे कि आपको भूख नहीं लगेगा, आपके टखने में सूजन आ सकता है, वॉमिटिंग जैसा लग सकता है पूरे दिन, आपका भूख कम हो सकता है, आपका वजन लॉस हो सकता है, या हो सकता है कि आपके पेशाब में बहुत झाग निकले, या अगर बहुत ही अग्रेसिव डिजीज होती है तो कभी कभी आपको ब्लड दिख सकता है, यूरिन। इसके अलावा अर्लियर डिटेक्शन विदाउट लैब टेस्टिंग, विदाउट प्रॉपर अवेयरनेस आपको नहीं हो सकती।
बिल्कुल डॉक्टर, क्योंकि आपने केएफटी का भी जिक्र किया है तो इसमें एक टर्म जिस तरह से क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्रेटिनिन की वैल्यू बढ़ती है तो ये किडनी में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करेक्ट करिएगा, कि किडनी में डिजीज़ का एक साइन भी माना जाता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ ऐसी इंजरीज हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से क्रेटिनिन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या तब मान लिया जाए कि ये जो क्रेटिनिन का बढ़ा हुआ लेवल है ये किडनी की बीमारी परमानेंट हो सकता है, या टेम्पररी इंक्रीज है, इसे ठीक भी किया जा सकता है? मैम, किसी भी साइंस में किसी भी बीमारी को या किसी भी ऑर्गन डैमेज को आप किसी 3 श्रेणी में डाल सकते हैं। कि अगर तो बीमारी बड़ी रीसेंट है तो हम उसको मेडिकल साइंस में एक्यूट कहते हैं। अगर वो बीमारी पुरानी है तो उस बीमारी को हम क्रॉनिक कहते हैं। अगर वो बीमारी पहले से पता थी आपको बट वो आज बढ़ गई है तो हम उसको एक्यूट ऑन क्रॉनिक कहते हैं। हम जैसे आपने बताया कि किसी का एक्सीडेंट हुआ और उनका काफी ब्लड लॉस हो गया, तो हम अक्सर देखते हैं कि हमें नेफ्रोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है कि क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। ऐसे पेशेंट जिनका कोई पुराना हिस्ट्री नहीं था बट ये रीसेंट, मतलब ये हाल फिलहाल में बीमारी हुआ, इसको हम एक्यूट किडनी इंजरी बोलेंगे। इसके रिवर्सल चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। 90-95% पेशेंट्स इनके ऐसे होंगे जो ठीक हो जाएंगे, और कुछ 5% पेशेंट्स ऐसे होंगे जो किडनी में इंजरी हाल फिलहाल हुई बट ये पूरी तरह नहीं ठीक होगी। उनको हम एक्यूट किडनी डिजीज बोलते हैं, जो बीमारी आपकी ठीक ना होगी 3 महीने तक खिंच जाएगी। बट अगर बीमारी 3 महीने के उपरांत भी, जैसे क्रिएटिनिन का वैल्यू आप देख रहे हैं और 3 महीने के उपरांत भी बढ़ा हुआ रह रहा है आपकी लैब रिपोर्ट्स में, तो उस समय आपको मानना पड़ेगा ये परमानेंट तौर से कोई बीमारी है जो आपकी किडनी को ग्रस्त कर गई है, और तब आपको अपने डॉक्टर से, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा कि अगर 3 महीने तक आपका केएफटी, जिसमें ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन वैल्यूज आपकी नॉर्मल नहीं हुई, और साथ ही साथ सबसे पहला टेस्ट जो किडनी में खराब होता है वो होता है कि अगर आपके यूरिन में प्रोटीन दिखना शुरू हो जाए। तो मैं सभी को ये अनुरोध करूंगा, जब आप एनुअल पैकेज करते हैं अपने टेस्टिंग के, तो केएफटी के साथ यूरिन रूटीन और यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो या यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो भी जरूर उसको मैंडेटरी ऐड करें, ताकि अर्लीस्ट पॉइंट पे अगर आपने किडनी बीमारी आइडेंटिफाई कर ली तो आपका सर्वाइवल, किडनी का सर्वाइवल काफी बेटर हो जाता है एज अगेंस्ट अगर आपने डिटेक्शन लेट करा बीमारी का। आखिर में डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि प्रोटीन और MIA पर हमने जब इतनी चर्चा की है सिंड्रोम के संबंध में, और साथ ही साथ किडनी हेल्थ के बारे में, जो इससे जुड़े हुए रोगी हैं, जो देखभाल कर रहे हैं ऐसे रोगियों की, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी जितने भी पेशेंट्स हैं जो किडनी रोग से इस समय ग्रस्त हैं, हम एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट मैं सभी को ये कहूंगा कि इस बीमारी में कोई पेसिमिज्म या फिर बहुत नेगेटिव सोच का कोई जगह नहीं रहती। आपको हर दिन यही सोचना है कि आप इस जिंदगी में जीने के लिए अभी बहुत कुछ है, चाहे आप डायलिसिस पे हैं या आप डायलिसिस पे नहीं हैं, ये सब्जेक्टिव चीजें हैं। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि वी आर हेयर टू सर्वाइव। चाहे आंधी आए या तूफान आए, हम दृढ़ निश्चित हैं कि हम जीवित रहेंगे और हम लड़ाई करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ लड़ाई कर सकते हैं। रिजल्ट्स तो ऊपर वाले ने आपके अभी से, तब पैदा होते हैं तभी से डिसाइडेड है कि किसने कब इस दुनिया से जाना है। एक्स्ट्रा चिंता करके, एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेकर आप ये मानसिक तनाव रखें कि कब हमारा कितना हमारा टाइम बचा हुआ है, कितना हमारा टाइम और लिखा हुआ है, उससे ज्यादा फोकस करिए कि जो टाइम लिखा हुआ है ऊपर वाले ने, उसको हम कितना अच्छा स्पेंड कर सकते हैं, कैसे हम क्वालिटी टाइम अपने लिए और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए रख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि जिस तरह से आपने जो टिप्स दिए हैं उनको हम फॉलो करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं। ये सभी को अपनी लाइफस्टाइल में इसे ऐड ऑन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिल हमारे बीच में जुड़ने के लिए और दर्शकों तक ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो देखिए, आज के समय में जिस तरह से ये समस्या आम बनती जा रही है, लेकिन डॉक्टर साहिल ने जिस तरह से जिक्र किया कि अगर किसी के घर में ये डायग्नोसिस हो जाता है कि किडनी में दिक्कत है और अब आपको डायलिसिस में जाना है, तो लोग पहले ही चिंता में आ जाते हैं और तरह तरह के मिथ भी पाल कर रखते हैं। लेकिन इन मिथ से ऊपर उठकर जरूरी है कि आप अपने खान पान का ध्यान रखें, एक अच्छी लाइफस्टाइल जिएं, और बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपना ट्रीटमेंट पूरा करें, ताकि आगे के जो साल आपकी जिंदगी के बाकी हैं वो अच्छे से बीत सकें। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।